I'm Dr. Shruti Pandey. I'm working as assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we are dealing with the third part of stability analysis, third unit, third part, stability analysis, जिसमें पिछली वाली क्लास में we have done everything, all basics of Routh-Hurwitz criteria, the steps which are involved in Routh-Hurwitz criteria. And today, after giving a brief, quick and brief review of Routh-Hurwitz criteria, we will proceed towards the numericals and gate questions. Okay. So, पिछली क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन अस वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ राउथ-हर्विट्ज, दैट इज कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में राउथ-हर्विट्ज को आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं और कोई फर्स्ट एलिमेंट अगर ज़ीरो आया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अगर ज़ीरो आया तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो आया तो उस एलिमेंट को पहले एप्सिलॉन से रिप्लेस करना है, फर्दर आगे उसे बढ़ाना है, प्रोसीड करना है एज इट इज़, जैसे हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया को करते हैं में जो भी स्टेप्स करते हैं, और उसके बाद फिर ये चेक करेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर ज़ीरो करी, उसके बाद अगर ज़ीरो करी तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, जैसा कि कन्वेंशनली राउथ-हर्विट्ज में हम करते हैं. ठीक है. दूसरा स्पेशल केस क्या है? ठीक है, दूसरा स्पेशल केस क्या है? दूसरा है कि अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ राउथ एरे आर ज़ीरो. ठीक है. अभी पिछले वाले केस के अंदर क्या था कि 4, 3, 2, 1 और 0. ठीक है, ये था. इसके अंदर अगर कोई एक एलिमेंट ज़ीरो हो गया, बाकी ए बी सी डी ई है ना, एफ, ठीक है, बाकी जो भी है, अगर कोई एक एलिमेंट ज़ीरो हो गया तो इसको हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे थे. ठीक है, इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे थे. लेकिन अभी ये वाले केस में क्या है कि अगर कोई एक पूरी कंप्लीट रो ज़ीरो हो गई, ठीक है, कंप्लीट रो अगर ज़ीरो हो गई तो क्या करना है? ठीक है, तो देखिए इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं. S5, S4, S3, S2, S1 और S0. ठीक है. 5 इसका पॉलिनोमियल क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1. ठीक है, इसका ऑल्टरनेट, इसका कोफिशिएंट भी है 1, फिर इसका भी कोफिशिएंट है 1. फिर नेक्स्ट आते हैं 4 में. 4 का कोफिशिएंट है 3. 3 के बाद इसका कोफिशिएंट भी है 3 और इसके बाद इसका कोफिशिएंट भी है 3. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है. S3 की क्या वैल्यू की? 3 इंटू 3. ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 3 इंटू 3 माइनस ये भी, सॉरी 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3. ठीक है, तो क्या आया? ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया, ये पार्ट ज़ीरो हो गया. इसी तरीके से 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 3, ये भी हो गया ज़ीरो. ठीक है, अब इसके आगे जो तीसरा वाला टर्म ज़ीरो हो गए. ये वाला जो 3 है, मैंने बताया वो लास्ट टर्म पिछली क्लास में बताया था, लास्ट वाला टर्म सॉल्व करेंगे तब भी, नहीं तो डायरेक्ट जो s की पावर 0 है वो एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या केस दिख रहा है? अब केस दिख रहा है कि कंप्लीट रो ज़ीरो हो रही है. अब यहाँ पे एक नया टर्म जो निकल के आता है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन. पहले तो इसे हम ROZ कहेंगे, है ना, रो ज़ीरो. ठीक है, ROZ, रो ज़ीरो यानी कंप्लीट रो ज़ीरो. यहाँ जो दूसरा टर्म निकल के आया उसे क्या पता बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाले पॉलिनोमियल, ये इस केस में s की पावर 3 है, किसी केस में कोई और हो सकता है, s की पावर 1 हो सकता है. ठीक है, s की पावर 5 हो सकता है अगर 7 का पॉलिनोमियल है तो. ठीक है, तो वो वाली रो जिसके सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, उससे जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का या उसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है, उससे जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. जैसे इस केस में क्या है? इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में है 3s4, ये वाला टर्म क्या है? प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हुई ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते क्यों हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले तो ये जैसे पिछले उसमें किया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू का करके और आगे फर्दर हम प्रोसीड कर रहे थे. इस केस में क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म्स आ रहे हैं, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 4 3 12 s क्यूब. अब देखिए मिल गया क्यूब का एक और कोफिशिएंट. क्यूब के ही कोफिशिएंट तो 0 हो रहे थे. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 4 3 12 s क्यूब प्लस 3 2 6 s 1 प्लस सॉरी इक्वल टू 0. तो देखिए कौन कौन से टर्म्स मिसिंग थे? s का क्यूब मिसिंग था और s का 1 मिसिंग था. तो क्यूब वाले में आ गया 12 और 1 वाले में आ गया 6. ये 1 वाले में आ गया 6. अब हम फर्दर आगे से बढ़ा सकते हैं. अब फर्दर वही करेंगे जैसे क्या अभी हमें 0 हो रहा था इसीलिए हम आगे स्टेप को नहीं बढ़ पा रहे थे. ठीक है, अब ये आ गया, वापस से इसको ऐसे करके अभी नेक्स्ट पूरा प्रॉपर सॉल्व करके देखेंगे
लेकिन एक बेसिक वो जान लेते हैं कि यहाँ पे फिर फर्दर ये करके ये पूरा कॉलम कंप्लीट करेंगे। कॉलम कंप्लीट करने के बाद वापस से वही स्टेबिलिटी एनालिसिस, वही कन्वेंशनल मेथड कि पहले कॉलम में अगर सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो सभी एलिमेंट, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो स्टेबल सिस्टम होगा, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो अनस्टेबल होगा। कितने नेगेटिव साइन चेंज हो रहे हैं या कितने साइन, नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितने RHP पे पोल्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। अब यही क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको भी चीज़ क्लियर हो। s की पावर 5 + 3s4 s5 + 3s4 प्लस s³ + s³ + 3s² s³ + 3s² प्लस s + 3 प्लस s + 3 = 0। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं s की पावर 5, s की पावर 4, दिस इज 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। ठीक है, ये हो गया। अब पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 1 1 और ये क्या आ रहा है 3 3 और 3। ठीक है, अब फर्दर हमने किया था तो ये पूरी रो पहले s की पावर 3 क्या आ गई थी 0 0 0। ठीक है, ये आ गई थी, लेकिन अब क्या आ रही है, अब हमने क्या किया कि ये बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये वाली रो हो गई ROZ रो। ठीक है, s की पावर 3 वाली, और ये वाली कौन सी हुई, ये हुई ऑक्सिलरी रो। ठीक है, ऑक्सिलरी रो लिख लेते हैं कि इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी 3s4 + 3s² + 3 = 0। ठीक है, तो क्या हुआ 12s³ + 6s = 0। ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, 3 की पावर में हुआ 12, 1 की पावर में हुआ, तो इसमें लिख लेते हैं 12 और ये हो गया 6। अब फर्दर देख लेते हैं कि 12 × 3 / 3 × 6। ठीक है, 12 3 = 36 - 6 3 = 18 -18 / 12। ठीक है, ये क्या होगा 36 - 0 / 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ये वाला टर्म क्या आएगा, ये वाला टर्म दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट, और इसके बाद फर्दर ये तो मैंने बताया कि ये वाला पार्ट एज इट इज 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है ये वाला पार्ट करके देख लेंगे। अगर अब फर्दर यही चेक करना है कि अगर ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पार्ट पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर ये सब पॉजिटिव हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर एक भी नेगेटिव है तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात जो यहाँ जानने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इस तरीके की कंप्लीट रो 0 कहीं आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। अगर कंप्लीट रो कहीं 0 हो रही है ना, कंप्लीट रो अगर 0 हो रही है तो सिस्टम या तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल से क्या मेरा मतलब है, मार्जिनली स्टेबल का मतलब है कि अगर इस तरीके की कहीं वो बन रही है तो इसके अंदर सिमेट्रिकल पोल्स होंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल पोल्स होंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल पोल्स को आप कैसे याद रखेंगे, सिमेट्रिकल पोल्स का क्या मतलब है, अगर ये है, ठीक है, अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, ये है -3, ये है +3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल पोल कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हैं। इसी तरीके से अगर ये है +2j और ये है -2j, तो ये कैसे पोल्स हो गए, ये भी हो गए सिमेट्रिकल पोल्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। या फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स पोल हैं तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन अगर इसी के उसमें यहाँ पे भी कुछ पोल्स हैं तो ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिकल है, यानी ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू ये, तो ये भी हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम जिसमें सिमेट्रिकल पोल लाई कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज कि अगर किसी भी सिस्टम में कंप्लीट रो 0 हो रही है, अगर किसी सिस्टम में कंप्लीट रो 0 हो रही है तो यानी उसमें सिमेट्रिकल पोल्स होंगे। सिमेट्रिकल पोल ऐसे भी याद रखेंगे कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा ही जब भी आप कितने भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जिस रो में एलिमेंट जो कंप्लीट 0 रो हो रही होगी उसका ऑर्डर हमेशा ही ऑड होगा। ठीक है, ROZ का ऑर्डर हमेशा ऑड होगा,
और क्योंकि जिस रो के कंप्लीट एलिमेंट 0 होते हैं उसके जस्ट ऊपर वाली रो ही ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, तो ऑक्सिलरी का हमेशा ही ऑर्डर इवन होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी का ऑर्डर हमेशा ही इवन होगा। तो ऑक्सिलरी का ऑर्डर हमेशा इवन होगा, इसका क्या मतलब है, s की पावर 4, s की पावर 6, s की पावर 2, ठीक है, इसी तरीके के सिस्टम में होगा। तो ये तरीके के सिस्टम से क्या मतलब है, 4 है, 6 है, यानी सिमेट्रिकल पोल्स हैं इस सिस्टम में, सिमेट्रिकल पोल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए यही याद रखना है कि अगर कभी कंप्लीट रो 0 हो रही है, पूरी कंप्लीट रो अगर 0 हो रही है, तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, या तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा या वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर सिमेट्रिकल पोल लाई कर रहे हैं और सिर्फ LHS पे लाई कर रहे हैं या फिर मार्जिन पे लाई कर रहे हैं, तो वो सिस्टम LHS और मार्जिन पे लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम हो गया मार्जिनली स्टेबल। लेकिन अगर इस तरीके का कोई सिस्टम आ रहा है जिसमें -3 और +3 है, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि पोल LHP पे चला गया। अगर इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, +j और -2j, +2j -2j, अगर ये सिमेट्री है तो ये मार्जिनली होगा। लेकिन अगर ये सिमेट्री है तो आप समझ रहे हैं कि ये पोल कभी भी LHS पे क्यों नहीं हो सकता, सॉरी कभी ये सिस्टम स्टेबल क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी कोई पोल LHS पे होगा तो क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल पोल्स होते हैं, इसका एक सिमेट्री RHS पे भी होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बट ऑब्वियस है कि ये सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं हो सकता ये सिस्टम कभी। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस। तो जब भी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो फर्दर यही देखेंगे कि कितने यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज आएगा ही आएगा, और इससे ये पता चल पाएगा कि ये जो सिमेट्रिकल पोल्स हैं इनमें कितने पोल RHS पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितने पोल RHS पे लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहीं पे ही देख लेते हैं कि अगर ये है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन चेंज आ रहा होता, अगर ये नेगेटिव होता, ठीक है, तो कितने होते RHS पे, 1 2, पॉलिनोमियल कितने का, s की पावर 5 का है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें 2 साइन चेंज हैं, s की पावर का है पॉलिनोमियल, 2 हैं साइन चेंज। अब एक चीज़ जो यहीं देख लेंगे हम, वो ये है, जिसके एग्जाम्पल्स करेंगे बाद में, कॉन्सेप्ट यहीं देख लेते हैं कि अगर जो कंप्लीट 0 रो हो रही है, कंप्लीट 0 रो हो रही है, उसके नीचे अगर नीचे की तरफ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ साइन चेंज हो रहा है, तो जितने साइन चेंज हो रहे होंगे उतने पोल्स RHP पे लाई करेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट 0 रो के ऊपर अगर साइन चेंज हो रहे हैं, यानी S5 या S4 में कहीं नेगेटिव कुछ आ रहा होता, अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ साइन, अगर 2 साइन चेंज हैं कंप्लीट 0 रो के ऊपर, तो ये ज़रूरी नहीं कि 2 पोल्स RHP पे लाई करेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट रो 0 के नीचे अगर 2 साइन चेंज आ रहे हैं, तो ये श्योर है कि 2 RHP पे ही पोल लाई करेंगे। ठीक है, तो ये S5 है, S5 है, इसमें 2 पोल RHP पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 पोल RHP पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का एक एक सिमेट्री यहाँ होगी, एक यहाँ, ये हो गया, और एक पोल जो बचेगा वो एक पोल मार्जिन पे हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन पे हो जाएगा, या सॉरी मार्जिन पे नहीं होगा, एक पोल और यहाँ पे होगा, यानी 2 जो RHP पे पोल लाई कर रहे थे इसमें, क्योंकि कंप्लीट 0 रो के नीचे हैं 2 साइन चेंज, तो 2 जो RHP पे लाई कर रहे थे उनका एक एक सिमेट्री यहाँ मिल गया, और जो तीसरा बचा वो लाई करेगा LHP पे। ठीक है, क्योंकि ये मार्जिनली सिस्टम तो रह नहीं गया, ये अनस्टेबल सिस्टम है, और अनस्टेबल किसकी वजह से हो रहा है, वो 2 पोल्स जो RHP पे लाई कर रहे थे, क्योंकि एक सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो जो 2 RHP पे लाई कर रहे थे उनका सिमेट्री LHP पे दिखेगा ही। तो ये तो कंप्लीट मिलके 4 पोल्स हो गए, जो एक बचा वो हुआ ये वाला पार्ट। तो ये होगा पोल 0 प्लॉट इस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट वही जो पॉइंट्स अभी पढ़े हैं उन्हीं को कंक्लूड कर लेते हैं। इफ रो इज 0 दैट मीन्स पोल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये जान लिया कि अगर कोई भी कंप्लीट रो 0 हो रही है तो उसके पोल्स ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोसीड मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम कोफिशिएंट्स ऑफ रो विच इज अबव 0 रो। ठीक है, विच इज अबव 0 रो, देन डिफरेंशिएट ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड रिप्लेस ROZ, वही जो कंप्लीट 0 रो है उनके कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करें बाय कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आए हैं उन कोफिशिएंट्स को कंप्लीट 0 वाली रो के कोफिशिएंट्स में फिल कर देंगे। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमेट्रिकल पोल्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पिछले उसके अंदर क्या आ रही थी, पिछले उसमें देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाली थी, ये है ना, क्या है, ये है
3s4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे? वो रूट्स होंगे सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये है वो रूट्स। तो हमें इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चली? ये पता चल गया कि अगर कंप्लीट जीरो रो के नीचे साइन चेंज हो रहे हैं तो जितने साइन चेंज हो रहे हैं वो हो गए आरएचपी के पोल्स। अब आरएचपी के पोल्स के अलावा सिमेट्रिकल कितने पोल्स हैं या उनकी क्या वैल्यू है, ये कैसे पता चलेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिख के आ रही है उसका सोल्यूशन जो होगा, यानी उससे जो रूट्स निकल के आएंगे वो रूट्स होंगे सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब वापस से वही वाला पॉइंट, इफ नो साइन चेंज तो मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल। तो जैसे कि हमने देखा कि सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा अगर कंप्लीट रो जीरो है। अगर पूरे पहले कॉलम में साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज अगर नहीं हो रहा है, एक भी साइन चेंज नहीं है अगर, तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। और अगर एक भी साइन चेंज है तो वो अनस्टेबल होगा ही, क्योंकि जितने साइन चेंज उतने पोल्स आरएचपी पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आरओ। अब हाँ, जो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमने पीछे देख लिया वो है ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि जो कंप्लीट जीरो रो है वो ऑड वाली होगी, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इवन वाली होगी। ये सब क्रॉस चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं लगातार कि कंप्लीट हमने कुछ सॉल्व किया राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से, और अगर उसके अंदर कंप्लीट जीरो रो आ रही है तो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई ये ऑड ऑर्डर की है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी इवन s की पावर 4 s की पावर 6 में कंप्लीट रो जीरो हो गई। ठीक है, तो यानी कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसलिए हमेशा ही जो आर जेड होगी यानी कंप्लीट जीरो रो होगी ऑलवेज अकर इन ऑड पावर ऑफ s। ये भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज अकर्स इन इवन पावर ऑफ s एज देयर रूट्स आर सिमेट्रिकल। ठीक है, s की पावर 4 s की पावर 6, क्योंकि सिमेट्रिकल जो भी इवन ऑर्डर है तो सिमेट्रिकल पोल्स हो सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा ही कंप्लीट जीरो के जस्ट ऊपर वाली होगी और हमेशा ही वो इवन पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ साइन चेंज अकर्स बिलो आर जेड, जो पीछे बताया, देन देयर मस्ट बी सिमेट्रिकल पोल इन द लेफ्ट ऑफ द पोल प्लेस्ड इन द राइट साइड। ठीक है, अगर साइन चेंज है जो कंप्लीट जीरो रो आ रही है उसके नीचे, मान लेते हैं वो s की पावर 3 पे आ रही थी, तो अगर इसके नीचे साइन चेंज है, नीचे की तरफ अगर साइन चेंज है, नेगेटिव साइन आ रहा है अगर, या फिर साइन चेंज है अगर, ठीक है, अगर साइन चेंज है तो जितने पोल्स आरएचपी पे होंगे, यानी जितने पोल, अगर 2 साइन चेंज हैं, 2 साइन चेंज इधर हैं, 2 हैं, तो इन दोनों के ही एलएचपी पे एक एक सिमेट्रिकल पोल्स होंगे। ठीक है, यही बता रहा है। इफ द सेम इज अबव आर ओ जेड, ठीक है, ये है कंप्लीट आर ओ जेड, ये है कंप्लीट आर ओ जेड, इनके नीचे होगा, नीचे होगा तो आपको नहीं देख लिया क्या है, अगर इसके ऊपर है ना, अगर इसके ऊपर साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन है या फिर साइन चेंज है, तो क्या होगा? देयर इज नो सिमेट्रिकल पोल लेफ्ट टू द पोल प्लेस्ड इन द राइट। अगर इसके ऊपर है तो जितने भी पोल्स, जैसे 2 साइन चेंज है तो इन दोनों साइन चेंज के राइट साइड में नहीं होंगे, फिर वो कहीं से मार्जिन पे होंगे। ठीक है, तब वो लेफ्ट साइड में नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी अगर पोल के ऊपर वाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनके एलएचपी पे भी उनकी सिमेट्रिकल पोल्स लाई करें। ठीक है, ये हो गया ये पार्ट। ठीक है, तो अब ये गेट के 2-3 क्वेश्चन है वो करेंगे। उनको करने से पहले अब कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने 2 तरीके की, हमने राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पढ़ा। राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में सबसे पहले पढ़ा कि राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया हम क्यों करते हैं, और राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया करते इसलिए स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो भी पॉलिनोमियल्स हायर ऑर्डर के होते हैं, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, 6, इतने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, या इतने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल का कोई ट्रांसफर फंक्शन है अगर, या कोई सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन इतने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल का है, तो उनका स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए हम राउथ-हर्विट्ज़ को यूज़ करते हैं। राउथ-हर्विट्ज़ का पहला स्टेप यही है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लें क्लोज लूप सिस्टम की, है ना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो भी आ रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लें। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेने के बाद उसको पॉलिनोमियल 5 4 3 2 1 या 7 6 5 4 3 2 1 के फॉर्म में अरेंज करें। ऊपर ऑल्टरनेट ऑर्डर में s की पावर 5 में ऑल्टरनेट ऑर्डर, उसके जस्ट नीचे 4 में ऑल्टरनेट ऑर्डर, ये करके राउथ-हर्विट्ज़ को सॉल्व करें। हमने देख लिया कैसे कोफिशिएंट्स निकालते हैं। इसके बाद फर्दर आगे 2 तरीके के वो हैं स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 आ रही है
यानी पहला एलिमेंट अगर 0 आ रहा है तो हम उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे और फिर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। फिर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 रख के देखेंगे कि पहले कॉलम के अंदर कोई साइन चेंज आ रहा है कि नहीं। दूसरा स्पेशल केस है अगर कंप्लीट रो 0 हो जाए। इसमें याद रखना है कि ऐसा सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होगा, या तो वो अनस्टेबल होगा या वो मार्जिनली स्टेबल होगा। कंप्लीट 0 रो के नीचे जितने साइन चेंज होंगे वो नंबर ऑफ साइन चेंज ये बताएंगे कि कितने पोल्स आरएचपी पे लाई कर रहे हैं जिनकी एक सिमेट्री एलएचपी पे है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट रो 0 के ऊपर पोल्स अगर साइन चेंज हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो साइन चेंज अगर 2 हैं और 2 आरएचपी पे पोल है तो उनका एक सिमेट्रिकल पोल एलएचपी पे हो ही, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो मार्जिन पे कहीं बचे हुए रूट्स होंगे, ठीक है। और जो कंप्लीट 0 वाली रो होगी वो कंप्लीट 0 वाली रो ROZ हम उसे कहते हैं, वो हमेशा ऑड ऑर्डर की होगी। उसके जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनको हम कंप्लीट 0 वाली रो से रिप्लेस करेंगे। फर्दर आगे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे और वापस चेक करेंगे कि पहले कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है एक भी साइन चेंज तो मार्जिनली स्टेबल है, अगर एक भी साइन चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक कंक्लूड कर लिया हमने। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं, गेट 2000 का क्वेश्चन है, ईसी का है, IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया था इस बार, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और बताया है कि ये सिस्टम स्टेबल है, तो हमें अल्फा और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल दिया है S3 प्लस AS स्क्वायर प्लस KS प्लस 3, ठीक है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है। सॉल्व करते हैं इसे, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0। 3 में क्या कोफिशिएंट है, 1 है, इधर आया k। ये क्या कोफिशिएंट है, अल्फा, और ये आया 3, और ये s की पावर 0 में वापस 3। अब ये वाला टर्म निकालना है तो क्या है, अल्फा इंटू के माइनस 1 इंटू 3, यानी अल्फा के माइनस 1 के, ठीक है। 1 है, k है, 0 है और अल्फा और 3 है, ठीक है। अल्फा के माइनस 3 अपॉन अल्फा या a जो भी लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या इसमें क्या करना है हमें, ये क्या पार्ट बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है। इन्होंने बता दिया कि सिस्टम तो स्टेबल है ही है, तो अल्फा और के कंस्ट्रेंट बताने हैं, ठीक है। तो अगर स्टेबल है तो यानी ये वाली जो कंप्लीट रो है इसके सभी कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे, यानी अल्फा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। और ये वाला जो पार्ट है अल्फा के माइनस 3, ये भी ग्रेटर अपॉन अल्फा, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, ये इधर गया 0 हो गया, क्या आया, अल्फा के इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अल्फा की भी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी और अल्फा के भी ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है। तो एक ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ ओपन लूप राइट हैंड प्लेन पोल्स आर, ठीक है। तो ये फिर से इसमें क्या दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स राइट हैंड साइड पे यानी आरएचपी पे लाई कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पोल्स आरएचपी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, S5 प्लस 2S4, ठीक है। ये 2008 का क्वेश्चन है, IISc बैंगलोर ने पेपर बनाया था, प्लस 3S क्यूब प्लस 6S स्क्वायर प्लस 5S प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, कैसे, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 3 5, नीचे 2 6, 2 हो गया, 6 हो गया और 3, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया 3। इसको देखिए क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 अपॉन 2, ये आ गया 0, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3, सॉरी 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 अपॉन 2, ये हुआ 7/2, 7/2 हो गया ये वाला पार्ट, और ये हो गया 0, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ही क्या आ गया, एक एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट 0 होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दीजिए तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा, कहीं फ्रेश लिख लेते हैं इसे, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ठीक है। तो s की पावर 3 में बना 3, ये 7/2 और 0, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 2, s की पावर 2 में ये है 2, ये है 6, ये है 3, ठीक है। तो अब हमने अगर इसे एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, ये 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपॉन एप्सिलॉन, ये बना,
और ये क्या होगा 3 एप्सिलॉन माइनस 0 अपॉन एप्सिलॉन, यानी 3 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन क्या हो गया 3 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से फर्दर ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें बताना है इसके अंदर क्या है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स RHP पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सफिशिएंट वो नहीं है, आप इसे खुद से करके देखिएगा कितने नंबर ऑफ पोल्स RHP पे लाई कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना है कि इसको वापस से यहाँ पे भी जो भी टर्म आएगा, ये तो वापस 3 है, यहाँ पे भी जो भी टर्म आएगा एप्सिलॉन के टर्म्स में सभी जगहों पे 0 रख के देखेंगे। इस एप्सिलॉन को 0 रख के देखा तो 0 हो गया, ये वाले एप्सिलॉन को 0 रख के देखेंगे कि तो क्या आएगा 6 × 0 अपॉन 0, ये क्या टर्म है 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो ये क्या हुआ -7/0, ठीक है। तो क्या हो गया -∞, तो एक साइन चेंज तो यहीं आ गया, ठीक है, एक साइन चेंज यहाँ आ गया। ये वाला आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि यहाँ साइन चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, आप चेक करिएगा इसे, पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, ये हुआ पहला साइन चेंज और ये वाला हुआ दूसरा साइन चेंज, तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो गए 2 साइन चेंज हुए। 2 साइन चेंज मतलब 2 पोल्स एट LHP, 2 पोल्स एट RHP, ठीक है, 2 पोल्स RHP पे लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 पोल्स RHP ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था कि अगर 2 पोल्स RHP पे अप्लाई करें तो प्रोबेबली आंसर वुड बी 2, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट भी जो S1 वाला पार्ट भी अगर वो भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव टू नेगेटिव एक हुआ और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरा, तो उसमें साइन चेंज एक ही होगा, ठीक है। और ऊपर से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। तो इससे यहाँ ये वाला कॉलम को करके देख लीजिएगा, प्रॉबेबली 2 ही आएगा, 2 साइन चेंज ही होंगे। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे फर्दर उसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तो सेकंड इसके बाद फर्दर एक और स्टेबिलिटी एनालिसिस है जिसको हम रूट लोकस एनालिसिस कहते हैं। रूट लोकस एनालिसिस भी हम इसीलिए स्टेबिलिटी एनालिसिस को करने के लिए ही करते हैं। तो अभी की क्लास में जो भी हमने कंक्लूड किया उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे कि पहली स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस, और इन दोनों स्पेशल केसेस को लेके मैं 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगी आगे वाली क्लासेस में। लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी सिस्टम दिया रहेगा, उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहेगी, उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से पॉलिनोमियल फॉर्म किया, अलग अलग कई जगहों पे ऐसा आएगा जहाँ पे इनकी वैल्यू पूछ लेंगे, कोई k या अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में होगी, अल्फ़ा बीटा k किसी टर्म में होंगे और उसकी वैल्यू पूछ लेंगे। अगर वो पहले कॉलम में लाई कर रही है या उसकी रेंज पूछ लेंगे, पहले कॉलम में लाई कर रही है तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर यहाँ तो सिर्फ अल्फ़ा आ रहा है, कहीं पे अगर ऐसा आया 3 अल्फ़ा माइनस k/2 ऐसा कुछ आया तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू या k की वैल्यू या अल्फ़ा और k की रेंज, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। हम करेंगे इसे आगे भी क्लासेस में, ठीक है। तो जो है दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, और फर्दर वील मूव टुवर्ड्स द मोर न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।